नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए सुप्रसिद्ध लेखक विजय दांजी देथा की एक कहानी दुविधा लेके आई हूँ, जिस पर हिंदी सिने जगत में पहेली नाम से फिल्म बन चुकी है, जिसके सितारे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थे। एक मायापति सेठ था। उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके वापस आ रही थी। जरा सुस्ताने के लिए बारात एक ठोर रुकी। घेर घुमेर खेजड़ी की घनी छां, सामने हवा होल ठाटे मारता तालाब, कांच सा निर्मल। सूरज सर पर चढ़ाया था। झुलसते जेठ की लुएं साए साए बज रही थी। खा पी कर आगे चलें तो अच्छा, दूल्हे के बाप के कहते ही सब राजी खुशी मान गए। दुल्हन के साथ 5 डावड़ियां थीं। वे सब खेजड़ी की छांव में जाजम बिठाकर बैठ गई। पास ही में एक बड़ा बबूल था, पीले फूलों से अटा हुआ, चांदी के उन्मान धवल। बाकी बारातियों ने बबूल की छाया पर कब्जा किया। कुछ देर आराम करने के बाद खाने पीने का सरंजाम होने लगा। दुल्हन बारातियों की ओर पीठ करके घूंघट उघाड़ कर बैठ गई। ऊपर देखा, सांगरियां ही सांगरियां, पतली हरी चेर। देखते ही पुतलियां ठंडी हो गई। संयोग की बात कि उस खेजड़ी पर एक भूत रहता था। इत्र फुलेल से महकता दुल्हन का चेहरा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। क्या लुगाई का ऐसा रूप और यौवन होता है? गुलाब के फूलों की कोमलता, सौरभ और रस कस की जैसी सांचे में ढला हो, देखकर भी भरोसा नहीं होता। बादलों का ठिया छोड़कर बिजली तो नहीं नजर आ रही है। इन मृगनयनों की तो था ही नहीं, जैसे समूची कुदरत का रूप उसकी देह में समा गया हो। हजारों लुगायों का रूप देखा, पर इसकी तो रंगत ही न्यारी। खेजड़ी की छाया भी दिप दिप करने लगी। भूत की जून धन्य हो गई। दुल्हन को लगने का विचार किया तो भूत को फिर चेता हुआ, इससे तो ये कष्ट पाएगी। ऐसे रूप को कैसे तकलीफ पहुंचाऊं? यह तो अभी चली जाएगी, फिर न लगते बनता है न छोड़ते। इधर कुआ उधर खाई, ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई। तो क्या दूल्हे को लग जाऊं? पर तब भी दुल्हन को दुख होगा। इस रूप को दुख हुआ तो न बादल बरसेंगे न बिजली चमकेगी। भूत को ऐसी दया माया तो कभी नहीं आई। इस रूप को दुख देने से तो खुद दुख उठाना अच्छा। ऐसा दुख भी कहाँ नसीब होता है। इस दुख का परस से भूत की जून सफल हो जाएगी। वहाँ कितनी देर रुके, आखिर तो चलना ही था। दुल्हन पांव पर खड़ी होकर आगे बढ़ी तो भूत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात को स्पष्ट देखने वाली आंखें जवाब दे गई। आकाश के बीच चमकते सूरज पर कालस कस पुत गई। रुन झुन चलती दुल्हन दूल्हे की बहल पर चढ़ी। ये दूल्हा भी कितना सभागिया है, कितना सुखी है। भूत के रोम रोम में सूले खुबने लगी। हिये में भट्टी दहक उठी। बिच्छों की जलन के बारे न जिया जाता है न मरा जाता है। जीते जी ये जलन कैसे सहे, और मरने के बाद ये जलन भी कहाँ। ऐसी ऊहा पुहा में तो वह कभी नहीं फंसा। बहल के अदिठ होते ही वह बेचैते हो गया। और उधर बहल में बैठे दूल्हे की उलझन भी कम नहीं थी। 2 घड़ी हो गई सर खपाते, पर ब्याह के खर्च का हिसाब ही नहीं मिल रहा। भाया जी गुस्सा होंगे, खर्च भी कुछ बेसी हो गया। ऐसी भूल चूक से वे बहुत नाराज होते हैं। हिसाब और बिणज का सुख ही असली सुख है, बाकी सब पंपाल। खुद भगवान भी पक्का हिसाबी है। एक एक की सांस का पूरा हिसाब रखता है। बरसात की बूंद बूंद का, हवा के रेसे रेसे का, धरती के कण कण का उसके पास सही पोथा है। कुदरत के हिसाब में भी भूल चूक नहीं चल सकती। न बनिए की बही में मैं भूल कैसे खप सकती है। माथे पर बल डाले दूल्हा आंकड़ों को जोड़ तोड़ बिठा रहा था। दुल्हन ने बहल का पर्दा उघाड़कर बाहर देखा। चिलकती तीखी धूप, हरियल केरों पर कसुमले ढालू दीप दीप कर रहे थे। कितने सुहावने, कितने मोहक। मुस्कुराते ढालू ढालू में दुल्हन की जोत पिरो गई। दूल्हे की बाह पकड़कर अबूझ बच्चे की नाई बोली, वहीं से नजर तो हटाकर जरा बाहर तो देखो, कितने सुंदर ढालू है। नीचे उतरकर 2 एक धोबे ढालू ला दो।
ऐसी चिलचिलाती धूप में भी ये फीके नहीं पड़े। जो धूप पड़ती है ज़्यादा लाल होते हैं। दूल्हा आदमियों जैसा आदमी था, न सुंदर न भोंडा। भरी जवानी में भी ब्याह हुआ, पर ब्याह की कोई खास खुशी नहीं थी। 5 बरस नहीं होता तब भी चल जाता, और हो गया तो बहुत अच्छा, कभी न कभी तो होना ही था। बड़ा काम निपट गया। नवलखे हार पर हाथ फिराते हुए बोला, ढालू तो गंवार खाते हैं, तुम्हें इसकी चाह कैसे हो गई? खाने की इच्छा हो तो खरकी में जो खारक खोपरे निकालूं, जी भरकर खाओ। दुल्हन भी निरी गंवार निकली। हट करते हुए बोली, नहीं, मुझे तो ढालू ला दो, आपका बड़ा गुण मानूंगी। आप तकलीफ ना उठाना चाहो तो मुझे आगे दे दीजिए, मैं ले आती हूँ। दूल्हा अपनी बात पर अड़ा रहा। इन कांटों में कौन उलझे? जंगली ही ढालू तोड़ते हैं और जंगली ही खाते हैं। मखाने खाओ, पतासे खाओ, इच्छा हो तो मिश्री अरोगो, और घर पर इन ढालुओं की बात मत करना, लोग हंसेंगे। हंसेंगे तो हंसेंगे, ये कहकर दुल्हन बहल से कूद पड़ी। तितली की तरह केर केर पर उड़ती रही। कुछ ही देर में पल्लू में लाल चट ढालू लेकर वापस आई। बुगती के पानी से ढालू धोए, ठंडे किए। होठों और ढालुओं का रंग एक जैसा, पर दूल्हे को न तो ढालुओं का रंग भाया न होठों का। वह अपने हिसाब में ही उलझा रहा। दुल्हन ने बहुत न्योहरे किए, पर उसने ढालुओं को छुआ तक नहीं। आपकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद है। इन ढालुओं के बदले अपना नवलखा हार केर के टाँक दूं तब भी कम नहीं। ढालू खाती हुई दुल्हन के चेहरे को ताकते हुए दूल्हा कहने लगा, ऐसी फूहड़ बात फिर मत करना, भाया जी बहुत गुस्सा होंगे। वह रूप की बजाय गुणों की ज्यादा कदर करते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब समझी, उनके डर से आप हिसाब किताब में डूबे हैं। पर यह सब काम अपनी अपनी ठोर अच्छे लगते हैं। ब्याह की बेला में हिसाब में रुदना कहाँ का न्याय है? ब्याह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो भी बाकी है। ब्याह के खर्चे का हिसाब संभाल कर मुझे तीज के दिन दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल नहीं आएगा। पर गंवार दुल्हन को शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनकर जरा भी खुशी नहीं हुई। ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया, दिल बैठने लगा। ये क्या सुना? एकाएक भरोसा नहीं हुआ। पूछा, क्या कहा? दिसावर जाएंगे? सुना है आपके यहाँ तो धन के भंडार भरे हैं। इसमें क्या शक है, खुद अपनी आंखों से देख लेना। दूल्हा गुमान भरे स्वर में कहने लगा, हीरे मोतियों के तहखाने भरे हैं, पर धन तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही अच्छा लगता है। बिनज व्यापारी बनिए का धर्म है। अभी तो बहुत धन कमाना है। ऐसा नामे मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? दुल्हन ने बात नहीं बढ़ाई। बात बढ़ाने में सारी क्या था, एक एक कर सारे ढालू फेंक दिए। दूल्हा मुस्कुराया, मैंने तो पहले ही कहा था, ढालू तो गंवार खाते हैं। हम बड़े लोगों को अच्छे नहीं लगते। हम बड़े लोगों को तो आखिर माखन मिश्री अच्छे लगते हैं। आखिर नहीं खाए गए ना, फेंक दिए ना, धूप में जली सो नफे में। इतना कहकर दूल्हे ने धूप का तुमार जोने के लिए बहल के बाहर देखा। नजर सुलग उठे जैसी धूप। किस अदिट सुख और संतोष के भरोसे पराई ठोर का निवास कबूल किया। कमाई, बिणज व्यापार, धन माया फिर किस दिन के लिए है? इस असली सुख के बदले 3 लोक का राज मिले तब भी किस काम का? दुनिया की समुची धन संपत्ति देकर भी बीता हुआ पल लौटाया नहीं जा सकता। आदमी पैसे के लिए या पैसा आदमी के लिए, बस यही हिसाब समझना है। इसके बाद कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है? कंचन बड़ा कि काया, सांस बड़ी कि माया, इसके जवाब में ही मानुष के तमाम जवाब समाये हुए हैं। दूल्हा अपने हिसाब में फंसा था, दुल्हन अपने ख्यालों में डूबी थी और बैल अपनी चाल में मगन थे। जो चलेगा वह मुकाम पर पहुंचेगा ही। आखिर सेठ की हवेली के आगे बारात रुकी। गाजे बाजे ढोल ढमकों के साथ दुल्हन को बधाकर अंदर लिया गया। जिसने भी देखा देखता रह गया। नजर उतारी, रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा। सांझ को मेड़ी में घी के दिए जले। घड़ी 3 एक रात ढले, दूल्हा मेड़ी में आया और आते ही
सीख नसीहतों की झड़ी लगा दी। घर की इज्जत का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, अपनी लाज अपने हाथ है। 2 दिन के लिए चौपड़ पासे का चस्का क्यों लगाएं? 2 दिन की रंग रलिया 5 बरस दुख देगी। बरस बीतते क्या देर लगती है, देखते देखते 5 बरस निकल जाएंगे। फिर कैसी कमी, यही मेड़ी, यही दिए, यही रातें और यही सेज। वह बिल्कुल चिंता न करे, पलक झपकते 5 बरस बीत जाएंगे। सीख की अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। कुछ कहना या करना उसके बस में तो था नहीं। जो धनी की मर्जी वही उसकी मर्जी, जो भायाजी की मर्जी वो बेटे की मर्जी, और जो लक्ष्मी की मर्जी वही भायाजी की मर्जी, और जो लोभ की मर्जी वही लक्ष्मी की मर्जी। सीख की बातों में रात अलोप हो गई। रात के साथ झिलमिलाते नवलख के तारे भी अलोप हो गए। और उधर खेजड़ी के ठिये पर मूर्छा टूटने पर भूत की आंखें खुली। चौफेर देखा, सुनी काकड़, घनी खेजड़ी, घनी छाया। कहाँ दुल्हन, कहाँ मृगनयन, कहाँ सुहावना मुखड़ा, कहाँ गुलाबी होठ, कहीं वह सपना तो नहीं था। और उधर दुल्हन का भरतार उस रूप से मुंह मोड़कर दिसावर के मार्ग पर चल पड़ा। कमर में बंधी हीरे मोतियों की नोली कंधे पर रखी, और सामने आसमान पर चमकता बिणज का अखंड सूरज। सुख, लाभ और कमाई का क्या पार। चलते चलते वह उसी खेजड़ी के पास से निकला। भूत ने उसे अदेर पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे जयराम जी की पूछा, अभी तो हथलेवे की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, कांकड़ डोरे भी नहीं खुले, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? सेठ के बेटे ने कहा, मेहंदी को जब उतरना होगा उतर ही जाएगी, और कांकड़ डोरे का क्या, दिसावर में नहीं खुल सकते? भूत उसके साथ हो लिया, सारी बातें जान ली। वह 5 बरस दिसावर में बिणज करेगा। यह मुहूर्त निकल जाता तो 7 साल तक ऐसा मुहूर्त नहीं आता। सेठ के बेटे की बोली चाली और उसके स्वभाव की जरूरत मुताबिक जानकारी करके यह दूसरे मार्ग मुड़ गया। मन ही मन सोचने लगा कि सेठ के बेटे का रूप धरकर हवेली पहुंच जाऊं और 5 बरस तक कोई पूछने वाला नहीं। ये छींका तो खूब टूटा, आगे की आगे देखी जाएगी। भगवान ने विनती सुन ली तो उसने एक पल भी नहीं रुका। हूबहू सेठ के बेटे का रूप धरकर गांव की ओर चल पड़ा। मन में खुशी का पारावार नहीं था, बड़ा आनंद था। 2-3 घड़ी दिन बाकी था, तब भी अच्छा खासा अंधेरा हो गया। काली पीली आंधी ने ओट घोट घुमेड़ दी। आंधी तर कर ऊंची उठती, धर धर अंधेरा बना हुआ था। सूरज के रहते अंधेरा हाथ को हाथ नहीं सूझता। कुदरत को भी कैसे कैसे सपने आते हैं। कुदरत के इस सपने के बिना धरती पर बिछी पांव तले की धूल को सूरज ढकने का मौका कब मिलता है? भूत पहले सीधे हवेली न जाकर पेढ़ी पर गया। हिसाब करते सेठ ने बेटे को देखा, तब एकाएक मन नहीं माना। दिसावर गया बेटा वापस तो आया, कैसे? पहले तो कभी उसका कहा नहीं टाला। ब्याह के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। जल्दी ब्याह रचा कर राम जाने सेठ ने किस जन्म का बदला लिया। हो चुकी कमाई, या तो बिनज की हाजिरी बजा लो या लुगाई की। बाप के होठों तक आई बात वह बिना कहे समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, पहले मेरी बात सुन ले। बिनज की सलाह सूद करने ही वापस आया हूँ। आपका हुक्म नहीं होगा तो घर गए बिना ही लौट जाऊंगा। मार्ग में समाधि लगाए एक महात्मा के दर्शन हुए। पूरे शरीर पर दीमक जमी हुई थी। मैंने सुथराई से माटी हटाई, कुएं से पानी सींचकर स्नान कराया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने वरदान दिया कि मुझे रोज तड़के पलंग से उतरते ही 5 मोहरें मिलेंगी। दिसावर में ये वरदान नहीं फलेगा। अब फरमाइए, आपका क्या हुक्म है? ऐसे अचित्य वरदान के बाद तो हुक्म होना ही था, वही हुआ। सेठ खुशी खुशी मान गया। सेठानी की खुशी का तो कहना ही क्या। इकलौता बेटा आंखों के आगे रहेगा, और कमाई की ठोर कमाई का जुगाड़ भी हो गया। दुल्हन को खुशी के साथ अचरज और गुमान भी हुआ। ये रूप छोड़कर कोई दिसावर जा सकता है भला? तीसरे ही दिन वापस आना पड़ा। दुकान के सौदे सूद हिसाब और ब्यालों से निपटकर घड़ी 2 घड़ी रात मेड़ी में आया।
चारों कोने घी के पील जोत के दिए जल रहे हैं, हिंगलू सेज पर फूल बिछे हुए। इस इंतजार से बढ़कर कोई आनंद नहीं। रिमझोल की रुंझुन सुनाई दी। इस रणकारे से बढ़कर कोई नाद नहीं। 16 सिंगार में सजी दुल्हन मेड़ी में आई। इस नज़र से बढ़कर कोई जोत नहीं। समूची मेड़ी इत्र फुलेल से महक उठी। इस सौरम से बढ़कर कोई गंध नहीं। इस महक ने खेजड़ी के ठिये में मन में आग लगाई थी। और आज मेड़ी में इतनी जल्दी कामना पूरी होगी, ये सपने में भी नहीं सोचा था। दुल्हन निसंकोच उसकी बगल में बैठ गई। घूंघट क्या हटाया, जैसे तीनों लोग का परमानंद जगमगा उठा हो। इस रूप की तो छाया भी दिप दिप करती है। दुल्हन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानती थी कि आप बीच राह में लौट आएंगे। ये तारों जड़ी रात, ऐसी सांझें आगे नहीं बढ़ने वाली। ऐसा भी जोम तो मेरी इच्छा के खिलाफ गए भी क्यों? आखिर मेरी मन्नत फली। भूत के मन में बवंडर सा उठा। इस सुगंधित दूध में कीचड़ कैसे मिलाएं? इसे छलने में बड़ा पाप नहीं लगेगा? ये तो असली धनी समझकर इतनी खुश हो रही है, पर इसमें अधम झूठ और क्या होगा? ये तो झूठ की हद हो गई। इस अबूझ प्रीत से बात कैसे करे? प्रीत के परस से भूत का मन भी धुल गया। कोई बराबरी का हो तो छलबल का जोर भी बताए, पर नींद में सोए हुए गला सूतने से तो तलवार का मान भी घटता है। भूत थोड़ा दूर सरक कर बोला, कौन जाने मन्नत फली की नहीं। अच्छी तरह तापस तो कर लो। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे धनी का रूप धरकर तो नहीं आया? वह चौंकी। हिंगलू सेज पर बैठे मानुस को सर से पांव तक गौर से देखा। वही शक्ल सूरत, वही रंग रूप, वही नजर, वही बोली। अधेर समझ गई, धनी उससे सत की परीक्षा लेना चाहता है। मुस्कान का उजाला छितराते हुए बोली, सपने में भी पराये मानुस को अपनी छाया न छूने दूंगी। फिर खुली आंखों ये कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी होता तो मेरे सत के जोर से कब का भस्म हो गया होता। पहले तो यह बात उसे चुभी। होठों तक आए बोल तुरंत वापस निकल गए कि तब तो उसका सारा सत खोटा। वह भस्म तो हो जाता, उसका सारा सत खरा था। वास्तव में दूसरा आदमी होते हुए भी वह भस्म नहीं हुआ तो उसका सत खोटा है। पर अगले ही क्षण बात के दूसरे पहलू पर ध्यान जाते ही उसकी खीज निथर गई। उल्टा राजी हुआ। फकत शक्ल सूरत से क्या होता है? सच्चा धनी होता तो लुगाई की ये माया छोड़कर जाता भला? क्या विछो के लिए चंवरी के हाथ थामकर अपने पीछे लाया था? कोई अंधा भी रूप की इस झाई को नहीं ठुकराता। तब वह दीठ में रहते ऐसे अंधा बना। 7 फेरे खाए तो क्या, उसकी प्रीत सच्ची कहाँ? और उसने भूत होकर भी उससे सच्ची प्रीत की। छल करते जी झटपटाता है। उसकी प्रीत सच्ची है, उसका नेह खरा है, तभी तो दोनों का सत बच गया। फिर भी आपस में दुराव रखने में प्रीत की मर्जाद घटेगी, सांच को आँच लगेगी। सच्ची बात बताए बिना इस मेड़ी में सांस नहीं ले सकता। वापस पास सरकते हुए उससे कहने लगा, सचमुच दूसरा आदमी होते हुए भी तुम्हारा सत खरा है, क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। 7 फेरे की असली धनी की प्रीत झूठी है, तभी तो इस रूप से मुंह मोड़कर वह दिसावर चला गया। पर दुल्हन सच झूठ की पहचान कैसे करे? कुछ भी पल्ले न पड़ा। खुद माँ बाप जिसे अपना बेटा समझते हैं, हूबहू सूरत वाले इस बंदे को अपना धनी मानने में कैसी झिझक। सूरत और रंग रूप ही तो रिश्ते नातों की सबसे बड़ी पहचान है। फिर भूत ने उसे एक एक बात विगतवार ब्यौरा बताई। खेजड़ी के नीचे उसका रूप निहार कर उसकी क्या हालत हुई थी। उसके अधीट होते ही वह कैसे बेचैते हो गया। वापस कब होश आया? दिसावर जाते धनी से उसने क्या बातें की। फिर उसका रूप धरकर कैसे यहाँ आने का फैसला किया। राह में आई आंधी बरसात की बात भी नहीं छिपाई। दुल्हन काठ की पुतली की नाई सुनती रही। क्या यही सच्चाई सुनने के लिए विधाता ने उसे कान दिए? उसकी कलाई सहलाते हुए वह आगे कहने लगा, माँ बाप को तो नित हमेश 5 मोहरों के साथ पेड़ी के लाभ की दरकार है। असलियत में उन्हें कोई वास्ता नहीं। पर तुमसे सच बताना मुझे सही लगा। तुमसे भेद नहीं छुपा सका।
5 बरस तक सपने में भी सच्चाई का पता न चलता। तुम तो असली धनी समझकर ही घरवास करती, पर मेरा मन न माना। मैं अपने मन की सच्चाई कैसे छुपाता। इससे पहले बहुत सी लुगाइयों को लगा, उन्हें बहुत दुख दिए, पर मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। राम जाने इतनी दया माया मेरे मन में कहाँ ओटी हुई थी। तिस पर भी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो मैं इसी पल वापस चला जाऊंगा। जीते जी इस और मुंह भी नहीं करूंगा। तुम्हें पीड़े पहुंचाकर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। तब भी आखिरी सांस तक तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम्हारे कारण मेरे हीवड़े का विष अमृत में बदल गया। नारी के रूप और पुरुष के प्रेम की यही तो सच्ची मर्यादा है। रूप की पुतली के होठ खुले। समझ नहीं पड़ता कि ये भेद छुपा रहता तो अच्छा था या प्रकट हो गया तो अच्छा हुआ। कभी पहली बात ठीक लगती तो कभी दूसरी। ऐसी पहेली कभी किसी औरत को सुलझानी नहीं पड़ी होगी। ठोर कुटीर मुंह मारने की किसे हवस नहीं होती। पराई औरत और पराई आदमी के लिए किसका जी नहीं ललचाता। पर लौकिक डर से ढक्कन हटाए नहीं बनता। ढक्कन के भीतर जो पकता है वह तो पकता ही है। सोच विचार कर ऐसी बातों का जवाब देना कितना मुश्किल है। वह इस तरह गुमगाम बैठी रही मानो बोलना बिसर गई हो। दुल्हन की समझ में अचिता सोचा फूटा। सोचने लगी, उसके जन्म पर थाल की ठोर सूप बचा। घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई। बेटा होता तो अच्छा। माँ बाप की नज़र में घूरा बढ़ते देर लगे तो बेटी बड़ी होते देर लगे। 10वां बरस उतरते उतरते माँ बाप उसके हाथ पीले करके पराए घर पहुंचाने की चिंता करने लगे। न आंगन में समाती थी न आसमान में। छाछ और लाज मांगने में कैसा संकोच। रिश्ते पर रिश्ता आने लगे। उसके रूप की ख्याति चौतरफा हवा में घुल गई। 16 बरस बिताने दूभर हो गए। माँ बाप की कूख में समा गई, पर घर आंगन में नहीं समाई। तभी इस हवेली से नारियल आया। उसके बड़ भाग माँ बाप ने सवा कबूल किया। कोई दूसरी घर गवाड़ी होती तब भी उसे तो जाना ही था। धनी बीड़च और लेखे जोखे में ही मग्न। उसकी नज़र में हांडी के पैंदे और लुगाई के चेहरे में कोई फर्क नहीं। दरकता यौवन और दरकती माटी दोनों एक सरीखी। न बहल में लुगाई के मन की बात समझा न मेड़ी में। मेड़ी और सेज सुनी छोड़कर बीड़च के लिए चला गया। एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। आज भूत की प्रेत का उजाला हुआ तो सूरज भी फीका पड़ गया। हथलेवे का ब्याता जबरन चला गया तब भी उसका बस न चला। भूत की प्रीत के आगे उसका बस कहाँ चलता। जानने वाले को रोका न जा सका और मेड़े में आए को कैसे रोके। ये प्रीत की बात करता है तो कानों में कैसे तेल डाल दूं। धनी होकर भी यूं मझधार में छोड़कर चला गया। भूत होकर भी यूं प्रीत दर्शाई कैसे बरजे, क्यों बरजे। सपने पर कोई बस चले तो ऐसी प्रीत पर बस चले। वह सुध बुध बिसरा कर उसकी गोद में लुढ़क गई। कहीं ये उसके मन का भूत तो नहीं जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ। फिर अपने मन में कैसी लाज। जहाँ वाणी अटकती वहाँ मौन काम सराता। उसके उपरांत कुछ भी कहना सुनना बाकी न रहा। आप ही आप एक दूसरे की अंतस की बात समझ गए। दिए का उजास लोप हो गया। अंधेरे उजास बनकर जगमगाने लगा। सेज के कुमलाए फूलों की कली कली खिल गई। मेढ़े का उजाला धन्य हो गया। मेढ़े का अंधेरा धन्य हो गया। आसमान के तारों का उजास दुगना हो गया। ऐसी अनमोल रातों में बगत बीतते क्या देर लगती है। चुटकियों में दिन फिसलने लगे। खूब बिणज बढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब जस बढ़ा। माँ बाप खुश थे सो थे। सारे इलाके के लोग भी सेठ के बेटे से खुश थे। बगत बेबगत सबके काम आता था। दूसरे बनियों की तरह गला नहीं काटता था। पेढ़ी पराई लुगाई की ओर ताकता तक नहीं था। छोटी को बहन और बड़ी को माँ की सरीखी समझता। उसका नाम लेते लोगों के मुंह में मुसरी घुल जाती। उसके खामी बस एक ही थी। दिसावर में सेठ के बेटे का कागज आता तो वो फाड़कर फेंक देता और वापस कोई जवाब नहीं देता। इस आनंद और जस के पालने में देखते देखते 3 बरस बीत गए, जैसे मीठा सपना बीता हो। भूत भी हवेली में खुश था, मानो सेठ का सगा बेटा हो। बहू भी मेढ़ी के नशे में डूबी थी। रात के इंतजार में दिन उगते ही डूब जाता और मेढ़े में पलक झपकते ही रात ढल जाती। बहू की आस ठहरी
तीसरा महीना उतरने वाला था। खुद सेठ ने अपने हाथ से 1.25 मन गुड़ बंटवाया। लोगों ने 1.25 मन को सोना समझकर कबूल किया। सेठ ने उम्र में पहली बार दातारी दिखाई। हाथ खुला तो आगे भी खुलेगा। बेटे बहू ने चुपके चुपके खूब दान पुण्य किया। हरक में नवलखा तारों में नया चांद जोड़ेगा। कूक का चांद आसमान के चांद से हमेशा बढ़कर होता है। धनी लुगाई दोनों को बेटे की बड़ी चाह थी। बहुत खुशी मनाई। बेटा कौन सरग ले जाएगा, राम जाने किसके जैसा होगा। बच्चे के जन्म की बजाय उसकी आस में ज़्यादा आनंद है। कूक में बच्चे के साथ साथ सपने पलते हैं। दिन सरपट दौड़ने लगे। 5वां महीना बीतते और 7वां महीना संपूर्ण हुआ। ये 9वां महीना उतरने वाला है। बहू रात दिन मेड़ी में सोई रहती है। 3-3 दाइयाँ हाजिरी में हर घड़ी जाग रही हैं। धनी की गोद में सोई अपनी आंखें मूंदे मूंदे बोली, कई बार सोचती हूँ यदि उस दिन खेजड़ी के नीचे विश्राम करने नहीं रुके होते तो मेरे ये 4 साल कैसे बीतते। शायद बीतते ही नहीं। भूत ने कहा, तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों कट जाते, पर मेरा क्या होता। झाड़ी झाड़ी खेजड़ी खेजड़ी भूत की जून पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी जो तुम्हें नहीं लगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि सचमुच जीने का आनंद भोग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ। चिकने बालों में उंगलियां फिराते फिराते रात फिसल गई। उधर दिसावर में बहू का ब्याता तड़के घड़ी रात रहते उठा। आलस मरोड़ा, उबासी खाकर दिवड़ी में ठंडा पानी पिया। चारों मेर एक सरी का अंधेरा छाया। टिमटिमाते हुए एक सरी के तारे। कहीं किसी दिशा में उजाला नहीं। रात और छोटी होती तो कितना अच्छा होता। क्या जरूरत है इतनी बड़ी रात की। सोने सोने में आधी उम्र निकल जाती है। नींद में बिनज व्यापार तो होता नहीं, वरना दूनी कमाई होती। तब की माया कम नहीं जोड़ी। भाया जी बहुत खुश होंगे। बीच बीच में आस पड़ोस के साहूकार मिलते रहते। उसे वहां देखकर उन्हें बड़ा अचंभा होता। पूछते कि वह गांव से कब आया। यह सुनकर उसे भी कम अचंभा नहीं होता। कहता, उसने तो गांव की ओर मुंह भी नहीं किया। वे पागल तो नहीं हो गए। तब उन्होंने जोर देकर पूरी बात खुलासा करके समझाई। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वह तो यहाँ से हिला तक नहीं, तब वहां कैसे पहुंच गया। कमाई देखी नहीं जाती, इसीलिए उल्टी सीधी दुविधा डालना चाहते हैं। पर वह इतना बोला नहीं है। उनके कान कतरे जैसा। कमाई और बिणज में ज्यादा मन लगाने लगा। पर आज अल सवेरे एक खास पड़ोसी ने समाचार दिया कि बहू के बच्चा होने वाला है। शायद हो गया हो। वह बीच ही में बोला, ऐसी बात होती तो घरवाले मुझे जरूर खबर देते। मैंने 5-7 कागज दिए, पर वापस एक का भी जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने कहा, भले मानुस, जरा सोचो तो, वे क्यों खबर देते, किसे खबर देते। उनका बेटा तो तीसरे दिन ही वापस आ गया। एक महात्मा के दिए बंतर से सेठ जी को नित 5 मोहरे देता। हवेली में राम राजी है, सब मजे में है। मेड़ी में घी के दिए जल रहे हैं। हाँ हाँ, अब पता चला सेठ जी के बेटे की शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। विधाता की कारीगरी। खुद सेठ जी देखे तब भी पहचान न सके। अब मालूम हुआ कि शक्ल तो जरूर मिलती है, पर आप दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ। लगता है कल परसों ही जाना पड़ेगा। सो सेठ के बेटे ने बेणज व्यापार समेटा, मुनीम को भुलावन दी और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना, लुओं का खेखाड़ बज रहा। केरों पर लाल लाल ढालू देखकर उस दिन की बात याद आई। जब बहू की यही पसंद है तो अपना क्या जाता है। न हींग लगे न फिटकड़ी। पके हुए ढालू तोड़कर गम में बांध दिए। वह हवेली पहुंचा। उस वक्त वहां लुगाइयों का मेला लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मन्नत पर मन्नत बोल रहे थे। भूत वाला धनी मेड़ी के बाहर खड़ा था। चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। बहू सोरे में टसक रही थी। बच्चा अटक गया था। दाइयाँ अपने हुनर में लगी थी। इस चकचक के बीच चंवरी का ब्याता धूल में अटा हुआ बेझिझक चौके में आ खड़ा हुआ। कंधे पर ढालुओं का गमछा लटका हुआ था। माँ बाप के चरण छुए। ये कैसा तमाशा। हूबहू बेटी की शक्ल मिलती है। खंक में सना है तो क्या, कोई ठग तो नहीं है। बेहद अचरज। भी गूंगा होता है। माँ बाप चाहकर भी कुछ बोल न सके। लुगाइयों की चकचक का राग बदल गया। हाय दैया, एक ही शक्ल के 2 धनी, कौन सच्चा कौन झूठा। ये कौन सी लीला, ये कौन सा कौतुक। कोई इधर भागे कोई उधर। सोरे में लुगाइयों का टकसक ना सुनकर
वह अधेर सारी बात समझ गया। खबर गलत नहीं थी। ऐसा छल किसने किया? कैसे हो गई उसकी पहचान? लोग किसे कहेंगे? किसका भरोसा करेंगे? तभी मेहड़ी के बाहर खड़े मानुस पर उसकी नजर पड़ी। हूबहू उसका रूप। छलिया के छल को कौन जान सकता है? नसों का लहू जम गया। भला ये क्या हुआ? प्रीत वाले धने के कानों में फकत जच्चा की टसक गूंज रही और किसी बात का उसे चेता न था। हवा थम गई, सूरज थम गया। कब ये टसकना बंद हो और कब कुदरत का पेछड़ा टूटे। बेटे ने बाप से कहा, मैं तो 4 बरस से दिसावर था, फिर बहू के पांव कैसे भारी हुए। आपने कुछ तो सोचा होता। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। बोला, तू है कौन? मेरा बेटा तो तीसरे दिन ही वापस आ गया था। यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। उसने अचरज का पार न रहा। चुप रहने से बात बिगड़ जाएगी। तुरंत बोला, क्या मैं इसीलिए कमाई करने दिसावर गया था कि लौटूं तो आप पहचानने से भी मना कर दे? आप ही ने तो जबरदस्ती भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तो मुझे कमाई का क्या रौब दिखाता है? जिधर से आया उधर ही चला जा, नहीं तो खाल में भूसा भरवा दूंगा। भाया जी का सिर फिर गया लगता है। उसने माँ की ओर मुड़कर देखा। माँ, क्या तू भी अपने बेटे को नहीं पहचानती? माँ क्या जवाब देती? ऐसे सवाल का जवाब क्या कोई माँ दे सकती है? शायद अब तक किसी बेटे ने अपनी माँ से ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं होगा। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। वह दुख दुख धनी की ओर देखने लगी। माँ को अबोली देखकर वह अचरज में पड़ गया। तभी उसे ढालू का ध्यान हुआ। कांपते हाथों से गमछा खोला। लाल लाल ढालू भावजी को दिखाते हुए बोला, बहू को उस दिन के ढालू की बात याद दिला दीजिए, वह सब बता देगी। उस दिन उसने खुद ढालू तोड़कर खाए थे, आज मैं तोड़कर लाया हूँ। उससे पूछ कर तो देखो। आप कहें तो मैं बाहर ही से पूछ लूँ। सेठ का चेहरा तमतमा गया। तेज में आकर बोला, पागल कहीं का, वह ढालुओं की बात पूछने का वक़्त है। बहू को तो जान की पड़ी है और तुझे ढालुओं की लगी है। दूर हट जा अपने ढालुओं को। मैं तो ये फुहड़ बात सुनकर ही समझ गया, मायापति सेठ की बहू गंवारों की तरह खुद तोड़कर ढालू खाएगी। खैर, चाहता है तो चुपचाप चला जा, नहीं तो इसे जूते पड़ेंगे कि गिनने वाला नहीं मिलेगा। बेटी ने कहा, बाप के जूतों की परवाह नहीं, पर उस दिन मैंने भी बहल में यही बात कही थी। सोरी में बहू उसी तरह टसक रही थी। दाइयों ने घड़ी घड़ी बच्चे को काट कर निकालने की बात कही, पर वह तैयार नहीं हुई। आखिर मरते मरते बड़ी मुश्किल से छुटापा हुआ। बहू की आंखों के आगे कभी अंधेरा छा जाता, कभी बिजलियां कौंधने लगती। चौक में भागी लुगाइयों के मुंह से 2 धनियों की बात ऐसी उफनी कि घर घर में कचकचाटा मच गया। देखते देखते सेठ की हवेली के इर्द गिर्द लोगों का मेला लग गया। ऐसे अनहोनी बात का स्वाद जीभ में बरसों से मिला है। हर एक की जीभ में मानो पंख लग गए। एक ही सूरत के 2 धनी, एक तो 4 बरस पहले मेड़ी चढ़ गया और एक आज अपना हक जताने आया है। बहू सोरी के जापे में पीड़ा में उकस रही है। अजब तमाशा हुआ। देखिए सेठ कैसे बात संवारते हैं, कैसे ढापते हैं। भला ऐसी बातें भी ढापे कौन? लोग उस बात को चबा चबा कर फिर चबाते। भीड़ भड़क्का देखकर सेठ आपे से बाहर हो गया। थूक उछालते हुए बोला, हमारे घर की बातें हम आप निपटा लेंगे। गांव वाले क्यों पंचायती करते हो? मैं कहता हूँ बाद में आने वाला झूठा है। मैं धक्के देकर निकलवा दूंगा। दिन दहाड़े लुच्चई नहीं चल सकती। बेटा चिल्लाया, आप क्या पागलपन कर रहे हैं? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हैं। आप जैसा चाहें छानबीन कर ले। ये तो सरासर अन्याय है। मायापति सेठ की पंचायती का ऐसा मौका कब मिलेगा? लोग बाग अड़ गए कि खरा न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। कसूरवार को पूरा दंड मिले। यूं तो धनियों का रिवाज कैसे चलेगा? अमीरों का तो कुछ नहीं, हम गरीबों का जीना हराम हो जाएगा। बस्ती से अलग नहीं टल सकते। कितना भी धन का जोर हो, कंधा देने वाले भाइयों पर नहीं आएंगे। मामला उलझा पर उलझा, कोई झुकने को तैयार नहीं था। न सेठ न बस्ती के लोगों के मुंह थे, बहू के कान। सो से सोरी में भी सारे समाचार मिल गए। लुगाई का जीवन मिला है तो राम जाने क्या क्या सुनना होगा, क्या क्या हाजिरी उठानी होगी, क्या क्या रामत देखनी होगी। आखिर एक दिन तो यह होना ही था। 4 बरस तो सपने की नाई अलोप हो गए। भला सपने का कोई थावास? कितनी उसकी जड़ गहरी है।
खंडर में मंडराती चमगादड़ों की तरह लोग इधर उधर चक्कर लगाते। यह पंचायती सल्टे बिना कोर भी गले में नहीं उतरेगा। सौरी का किवाड़ उघाड़ कर दाइयों ने समाचार दिया कि बहू की लड़की हुई है। मौत की विकट घाटी टल गई है। मौत में क्या कसर रह गई थी, बच गई सो बड़ भाग। सौरी के बाहर भिन भिनाती लुगाइयों को बाल स्वाद सुनाई दिया। मेडी की देहरी पर खड़े धनी को अब कहीं चेत हुआ। वह चेत होने पर जो बात उसके कानों में पड़ी उससे कलेजे पर अचिती सुरंग छूटी। सुध-बुध पर पाला पड़ गया। 1 बरस पहले ये गाज कैसे गिरी? सेठ सेठानी मुंह लटकाए खड़े। पूरे गांव में हल्ला मच गया। कैसी अनजानी आफत आई। नाक खादे में जाने किस जन्म का बदला लिया। बात तो बिगड़ती ही चली जा रही है। कैसे सवारे? कौन जाने किसने दाव घात किया। मेरी तो पिछले 4 बरस से आबाद है। इसे नजरअंदाज करने पर तो हवेली की नाक कट जाएगी। ढालू वाला मान जाए तो बात दब सकती है। मुंह मांगा और हिसाब देने को तैयार है। और क्या चाहिए? न ढालू वाला माना न बस्ती के लोग। अदल न्याय होना चाहिए। बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 4 बरस उपरांत कूक उपड़ी तो एक और धनी का टपका। राम जाने कौन सच्चा कौन झूठा। गांव चिनचिनाटे चढ़ गया, जैसे बर्रों का छत्ता जमीन पर आ गिरा हो। ढालू वाले की तरफदारी नहीं की तो मामला टाए टाए फिस हो जाएगा। सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ये सोचकर हर व्यक्ति आप ही ढालू वाले की तरफ हो गया। सेठ हाथ जोड़कर भर्रे हुए स्वर में बोला, मेरी पगड़ी उछालने से आप लोगों को क्या मिलेगा? साथ बैठे भाई हो, भगत बेभगत एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण आपसे छिपे नहीं हैं। उसके हाथ से कितना भला नहीं हुआ है। इसी जल्दी गुणचोर मत बनो। मेरी पगड़ी आपके चरणों में है। किसी भी तरह बात बिठा दो। ये ढालू वाला जाली है, इससे धक्के देकर गांव से निकाल दो। बड़े बुजुर्गों ने कहा, सेठ जी दिखती मक्खी कैसे निकले। बगत आने पर सर देने को तैयार है, पर बांधने की गठरी कैसे बांधे। ये बार बार कह रहा है कि बहू को ढालुओं की बात पूछ लो तो सही है, इसमें क्या हरज है। ऐसी बात कौन पूछे, कैसे पूछे। तब कुछ भली डोकरिया आगे आई। बगत पर आदमी ही आदमी के काम आता है। सौरी का किवाड़ उगाड़कर भीतर गई। जच्चा की पेट में टीसे उठ रही थी, पर अब तो बात उसके कानों में पड़ गई थी तो वह जापे का दर्द भूल गई। यह दर्द उससे कहीं ज्यादा था। दांत भींचकर बड़ी मुश्किल से बोल पाई। कोई मर्द पूछता तो उसे हाँ ना का जवाब भी देती। लुगाई होकर ये बात पूछने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम्हें तंग करने का यही वक़्त मिला। धन्य है तुम्हारी हिम्मत। डोकरियां मुंह मसोड़ती हुई बाहर आई। कहा, ऐसी बातों में लुगाइयां कब सच बोलती है। हमें तो दूध में कालस दिखती है, बाकी आप जानो। ऐसे मौके पर ही तो अकल में धार लगती है। सूत बुरी तरह उलझ गया। बूढ़े बडेरों ने माथा लड़ाया। यह न्याय राजा जी ही निपटा सकते हैं। किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो पूरे गांव को दंड मिलेगा। अपना भला बुरा सोचना ही पड़ता है। दोनों धनियों को राजा जी के हवाले कर दे। फिर दरबार जाने, सेठ जी जाने, हम बीच में तिलचिक क्यों करें। फिर बस्ती राम है, जो सबको ठीक लगे वही हो। जो बस्ती ने चाहा वही हुआ। भला वह अपना राम पद कैसे छोड़ती। दोनों धनियों को रस्सी में बांध दिया। मेड़ी के बाहर खड़े धनी को बांधने लगे तब उसे चेता हुआ, पानी सर से गुजर चुका है। उसने कोई ना नुकुर नहीं की। सीढ़ियां उतरते हुए कलेजा होठों पर लाकर बोला, एक बार सोरी में जाने दो। माँ बेटी की कुशल तो पूछ लूं, पर लोग न माने। न्याय निपटने के बाद सारी उम्र कुशल पूछनी ही है तो है, इतनी जल्दी क्या है। लोगों का बवंडर आगे बढ़ा। दोनों धनी साथ बंधे। सेठ भी खुर रगड़े हुए साथ चल रहा था। पगड़ी बिखर गई। चलते चलते अचानक उसी खेजड़ी पर भूत की नजर पड़ी। एड़ी से चोटी तक बिजली दौड़ गई। पांव जहां के तहां गड़ गए। माथा सुन्न हो गया। कानों में साए साए गूंजने लगी। पांव आप ही हरकत में आ गए। दायां बायां बायां दायां। आदमी के माथे यादों का लफड़ा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ये याद तो जान ही ले लगी। साथ बंधे बीणज वाले धनी का मन तो जाग रहा था। आज सांझ को ये कैसी आँच आई। ये खुद भरम में पड़ गए। ये कैसी लीला है। ये आदमी तो ऐसा लगता है जैसे वह अरसी में अपनी छवि देख रहा हो। इससे पूछकर तो देखे, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने में गले में अटके शब्द बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। भाई, न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि सेठ जी का बेटा मैं ही हूँ, चंवरी का असली ब्याता।
तुम कौन हो, यह तो बता। ये कौन सा माया जाल है? बैठे ठाले किस झंझट में फंस गया? बता, मुझे तो बता कि तू कौन है। था तो भूत, न्याय करने वाले पंचों की गर्दन एक साथ मरोड़ सकता, कई लीलाएं कर सकता, किसी को लग जाए तो छठी का दूध याद दिला दे। पर 4 बरस की प्रीत से उसका अंतस बदल गया। झूठ बोलना चाहने पर भी बोल न सका, और सच कहे तो कैसे? प्रिया की लाज तो रखनी ही थी। बोला, मैं लुगायों के ग्राम के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ, उसकी प्रीत का स्वामी हूँ। बिनज और कमाई की बजाय मुझे हेत प्रीत की ज़्यादा लालसा है। 7 फेरों के धनी ने अधीर होकर बीच में ही टोक दिया, दूसरी बकवास क्यों करता है? साफ साफ बता, क्या तूने चवरी में हथलेवा जोड़ा? कोरे मोरे हथलेवे से क्या होता है? चवरी की घोष सारी उम्र नहीं चलती। बिनज चीज़ों का होता है, प्रीत का नहीं। तुम तो प्रीत का भी बिणज करने लगे। इस बिणज में ही ऐसी बरकत होती है। सेठ के बेटे का कलेजा तीरों से बिंद गया। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं। सोचने का मौका भी मिला तो कब, ऐसे संकट में। पंचों का बवंडर राज दरबार में न्याय की आस में तेज तेज चला जा रहा था कि रास्ते में रेवड़ चराता एक गडरिया मिल गया। हाथ में लंबा तड़ा, खिचड़ी दाढ़ी, खिचड़ी बाल, कसुम्बल गोल साफा, हाथों में चांदी के कड़े, खूब लंबा, रीछ की तरह पूरे शरीर पर घने बाल, घनी भौहें, कन वाला, खूब लंबे पीले दांत, आड़े तड़े राह रोत कर दैत्य के लहजे में पूछा, इतने लोग इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? मौसर खाने के लिए? 2-3 बार समझाया, तब कहीं जाकर उसकी समझ में आया। मुंह फाड़ की बाजू से हंसी छलकाते हुए उसने कहा, इतनी सी बात के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो? ये न्याय तो मैं यहीं सलटा दूंगा। तुम्हें आंखों की कसम, एक कदम भी आगे रखा तो नदी का ठंडा पानी पियो, थोड़ा सुस्ताओ, खूब नाम डुबाया अपने गांव का। कोई माई का लाल ये न्याय नहीं निपटा सका, खुद रगड़े हुए सीधे राजा के पास चले आ रहे हो। लोगों ने सोचा अभी राज दरबार बहुत दूर है, इस गंवार की अकल से मामला सलट जाए तो क्या हर्ज है, नहीं तो राजा जी के पास तो जाना ही है। वे मान गए। तब गडरे ने बारी बारी से दोनों को ध्यान से देखा। हूबहू एक सी शक्ल, हवा भर भी फर्क नहीं। वे माता की कैसी कैसी खुरामात करती है। दोनों के बंधन खोलते हुए बोला, भले आदमियों, इन्हें क्यों बांधा है? इतने लोगों के बीच ये कहाँ भाग जाते? फिर मुखिया से पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है? मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो फर्राटे से बोलते हैं। गडरिया ठट्टा मारकर हंसा। फिर इसकी तकलीफ क्यों उठाई, यही पूछ लेते। दोनों में से एक तो झूठा ही है। पंच मन ही मन हंसे। ये गडरिया तो निरा बोड़म है, ये सच बोलते तो फिर रोना ही क्या था। बस हो चुका इससे न्याय। न्याय करने लायक अकल होती तो भेड़ों के पीछे डर डर करता क्यों फिरता। रस्सी समेटते हुए गडरे ने कहा, समझ गया, बोलना तो जानते हैं पर झूठ न बोलना भी सीख गए। कोई बात नहीं, सच उगलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा सोलकर आंतों में उलझा सच अभी बाहर ला पटकता हूँ। देर किस बात की, खेजड़ी की टहनी भी इसके आगे नहीं ठहर सकती। फिर बेचारे सच की क्या बिसात। बोलो, पहले किसके गले में क्या खसोलूं? तो पहले मुंह खोलेगा वही सच्चा। भूत ने सोचा, अकेले की बात होती तो कैसे भी जोखम दुख उठा लेता, पर अब भेद खुला तो मेरी की धनियानी मुसीबत में पड़ जाएगी। ऐसा जानता तो खेजड़ी के कांटों में ही उलझा रहता। भूतों के छलबल हो तो वह पारंगत था, पर आदमी के दाव घात का उसे तिल भर भी इलम नहीं था। आदमी के मुंह से तो जो सुनी सच मान लिया। तड़े से उसके गले का क्या बिगड़ता है? ऐसे 100 तड़े भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उसकी प्रीत हरगिज झूठी नहीं हो सकती। उसने इतना सोचने में क्या, वह झट मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के बेटे ने तो होठ भी नहीं खोला। मुंह फाड़ने वाले की पीठ ठोकते हुए गडरिया बोला, शाबाश रे पट्टे, तेरे जैसे सच्चे मानुस को इन मूर्खों ने इतना तंग किया। फिर भी 2 परख करूंगा। न्याय तो अब होना ही है, वही होगा, पर मन की तसल्ली बड़ी बात है। राई रत्ती भी वहम नहीं रखूंगा। उसकी भेड़ दूर दूर तक चरती है। उसकी ओर हाथ घुमाते हुए बोला, मैं 7 ताली बजाऊं तब तक जो इन भेड़ों को इस खेजड़ी के नीचे खटा कर देगा वही सच्चा। गडरियों को कहते देर नहीं लगी। भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजने से पहले सब भेड़ें इकट्ठी कर ली। सेठ का बेटा मुंह लटकाए खड़ा रहा, ठोर से हिला भी नहीं। जैसे गडरिया की मोटी अक्ल वैसे ही फूहड़ उसका न्याय।
मानना न मानना तो उसके हाथ में है। गडेरे ने कहा, वाह वाह क्या बात है, भला सच्चे धनी के अलावा इतना हौसला किसका हो सकता है। एक मामूली सी परख और करूँगा, तब तक थोड़ा सुस्ता लो। फिर तड़ा बगल में दबाकर दीवड़ी का मुंह खोला, एक ही सांस में सारा पानी पी गया। जोर से डकार ली, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, 7 चुटकियों में जो इस दीवड़ी के भीतर घुस जाएगा वही मेढ़ी का सच्चा धनी। मेरा न्याय न मानने वाले का गला तड़े में एक झटके से चाक कर दूंगा। लोगों ने तड़के में अंकुड़ियों की ओर देखा। धार लगा हुआ तिखा तच दूसरे अटके का काम ही नहीं, मुंडी धूल चाटती नजर आएगी। लोगों को अंकोड़ियों की ओट देखते देर नहीं लगी, पर भूत को दीवड़ी में घुसते कोई देर नहीं लगी। ये करतब तो वह जलम से जानता है। गंवार गडरिये ने लाज रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडरिये ने एक छिन भी ढील नहीं की। अधेर दीवड़ी का मुंह बंद करके कसकर खींचकर बांध दिया। फिर पंचों की ओर देखकर गुमान में बोला, न्याय करने में क्या देर लगती है। दीवड़ी तो मेरी मुफ्त खाने में जाएगी, पर न्याय निपटाने का जिम्मा को सोचकर ही लिया था। चलो अब सब मिलकर इस दीवड़ी को नदी में फेंक दो। आटा पाटा गेटा करती नदी इसे आप ही मेढ़ी की सेज पर पहुंचा देगी। बोलो हुआ ना वही अदल न्याय। सबने एक साथ सिर धुना। सेठ के बेटे की खुशी का पार नहीं था, आनंद का भी नहीं। ब्याह से भी 1000 गुना ऊंचा उसके मन में ठाठे मारने लगा। अंतस का आनंद उछलकर होठों से झरने लगा। हड़बड़ी में नग जड़ी अंगूठी निकालकर गडरी की ओर बढ़ा दी। गडरिया बिना कहे उसके मन की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। खिचड़ी डाढ़ी में पीले दांतों में मुस्कुराता हुआ बोला, मैं राजा नहीं हूँ जो न्याय का मोल लूंगा। मैं तो अटका काम निकाल दिया। यह अंगूठी मेरे किस काम की, न अंगुलियों में आती है न तड़े में। मेरी भेड़े भी मेरी तरह अबूझ है, लूंग खाती है पर सोना सूंघती भी नहीं। ये फालतू चीजें तुम अमीरों को फबती है। अब कहीं भूत को गडरिये की हुज्जत और न्याय का पता चला, पर बेकार बात बस से बाहर हो गई। फिर भी जोर से कूका, देवासी तेरी मिड़की गाय हूँ, एक बार बाहर निकाल दे, जीऊंगा तब तक तेरी रेवड़ चराऊंगा। अब भला भूत की कौन सुनता। खुशी से झूमते हुए नदी के किनारे पहुंचे। दीवड़ी कल कल नदी के हवाले कर दी। प्रीत के क्षणों को आखिरी नदी की 8 बाँट बहती सेज मिली। उसका जीवन सफल हुआ, उसकी मौत सार्थक हुई। फिर गांव वाले सेठ और सेठ का बेटा दूने वेग से गांव की ओर चले। हवेली में घुसते ही बेटा सीधा सोरी में गया। एक दाई बेटी के लोई कर रही थी, दूसरी चंदन की कांगसी से जच्चा के केस सुलझा रही थी। गडरिये के अदल न्याय की एक एक बात का खुलासा करते ही उसे चैन पड़ा। एक एक शब्द के साथ जच्चा के कलेजे पर चढ़-मढ़ डाम लगा। जापे की पीड़ा से भी ये पीड़ा 1000 गुना ज्यादा थी, पर वह न तो टसकी और न चसकाई। पाखंड पुतली की नाई चुपचाप सुनती रही। सारी रामायण उघेड़ने के उपरांत वह आगे कहने लगा, पर तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया। जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं पहचान सके तो तुम कैसे पहचानती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वह हरामी भूत लक्षण मुताबिक खूब बीती दीवड़ी में बंदी बना हुआ चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर फिर तो राम का नाम जपो, हमें से बोले कहाँ। आखिर नदी में फेंकने से ही पीछा छूटा और उसका चिल्लाना बंद हुआ। चंडाल फिर कभी छल नहीं करेगा। उसके बाद घर वालों ने जैसा कहा जच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। सास ने जितनी सुवावड़ बनाई उसने चुपचाप खा ली। जब सास ने कहा तब स्नान किया, बाल संवारे, सूरज पूजा, बाल मन से होम किया। लुगायों ने गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लापसी बनी। सास के कहने पर जलवा पूजी, पीला पोमचा ओढ़ा, बेटी को पीली ओढ़नी में झुलाया, परिंदा पूजा, कूक के मारने उकेरे, मेहंदी लगाई, जैसा कहा वैसा श्रृंगार किया, गहने गांठे पहने। ऐसी सुलक्षणी बहू बड़े भाग्य से मिलती है। जलवा पूजन की रात बहू पीला ओढ़ना ओढ़कर झमर झमर करती हुई मेढ़ी चढ़ी। बगल में छोरी, आंचल में दूध, सूनी आंखें, सूना हिवड़ा, माथे में जैसे अनगिनत बुगल भुनभुना रहे हो। बहू के इंतजार में धनी हिंगोल सेज पर बैठा था। इस एक ही मेढ़ी में उसे राम जाने कितने जीवन भुगतने होंगे। पर हांचल चूमती बिटिया बड़ी होकर लुगाई की ऐसी जिंदगी न जिए तो माँ की सारी पीड़ा सार्थक हो जाए। यूँ तो ढोर ढांगर को भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बरत सकती, पर एक बार तो सर झुनते ही हैं।
पर लुगाई को अपनी मर्जी होती ही कहाँ है। मसान न पहुँचे तब तक मेड़ी, और मेड़ी से सीधे मसान। विज्जी की इस रोचक कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।